वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान इतिहास की एक नई मुहिम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। खास करके पीटीआई की अभी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आने वाली है, स्पेशल सेकंड ग्रेड की भर्ती आने वाली है और राजस्थान पुलिस का एग्जाम होने वाला है। तो इन सब तीन बड़ी भर्तियों के लिए से इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हो, वनपाल वन रक्षक हो, फर्स्ट ग्रेड, सब में राजस्थान जी के आएगा। लेकिन तीन मुख्य फोकस हमारे पास पीटीआई सेकंड ग्रेड और राजस्थान पुलिस के लिए राजस्थान का इतिहास। और आज हम पढ़ेंगे पूरे चौहान वंश क्लियर करेंगे। चौहान वंश खास करके आपके टॉपिक है जालोर के, अजमेर के और रणथंभौर के, जहां कोई भी ऐसा पेपर नहीं है कि क्वेश्चन न आए, तो उसको ज्यादा से ज्यादा हम क्लियर करेंगे। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहे पीटीआई का है, चाहे सेकंड ग्रेड का है और राजस्थान पुलिस का है, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान इतिहास की शुरुआत हो चुकी है। जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, इतना शेयर कर देना कि मुझे ललायत होना पड़े अगला वीडियो आपको देने के लिए। तो जैसे ही टॉपिक हमारा स्पेशल कोचिंग में चल रहा है पूरा होते ही आपको वीडियो दिया जा रहा है। जालोर, अजमेर और रणथंभौर के चौहान की शुरुआत पूरे डिटेल पूरे तथ्य के साथ मैं आपके सामने यह हाजिर हुआ। तो शुरुआत कर रहे हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए, मेवाड़ पर शाकंभरी, पहले तो ध्यान रखना ये जो चौहान थे, थोड़ी सी बात बताता हूं, चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई। तो आपने नाम सुना होगा चंद्रप्रदायी, जिनका ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसमें इन्होंने कहा कि चौहान अग्नि वंश से उत्पन्न हुए, अग्नि कुंड से उत्पन्न हुए हैं। कर्नल जेम्स टोड ये कहता है कि ये विदेशी थे और किस प्रकार के विदेशी, सक्सिथियन। इसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं बिजोलिया शिलालेख के अनुसार कि चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मणीय थे लेकिन किस गोत्र के थे, वंश गोत्र के थे। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है चौहानों की उत्पत्ति से। राजस्थान में चौहान कहां के प्रसिद्ध है, एक तो सांबर या अजमेर के चौहान प्रसिद्ध है, दूसरे रणथंभौर के चौहान खास करके हमीर देव प्रसिद्ध है और तीसरे जालोर के सोनग्रा चौहान प्रसिद्ध है। वैसे हाड़ौती में भी चौहान थे लेकिन मुख्य रूप से इन तीनों के चौहान प्रसिद्ध और पेपर में यहीं से क्वेश्चन आता है। तो उसकी पूरी चर्चा आज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना आपको। पहला देखिए, मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ। मेवाड़ के ऊपर शाकंभरी के चौहान वंश का अधिकार कब हुआ। ये शाकंभरी के चौहान या कह सकते हैं सांबर के चौहान, जिनकी शुरुआत 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के द्वारा की गई थी और उस वासुदेव चौहान ने क्या है, किस सांबर झील का निर्माण किया था, वो शाकंभरी के चौहान कहलाए। उनकी कुल देवी शाकंभरी माता। एक एक पॉइंट जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं उनको ध्यान से पढ़ लेना। तो अब ये पूछ रहा है मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहानों के शासकों का अधिकार है कब हुआ, किस सदी में हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में इस शाकंभरी का शासक था वाकपतिराज, वाकपतिराज द्वितीय था और मेवाड़ का शासक था अंबा प्रसाद। उसके समय इसने मेवाड़ पर अधिकार किया था। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी। शाकंभरी सबसे पहले आपको पता है राजस्थान में जो प्रथम चौहान राज्य स्थापित हुआ था वो सांबर या शाकंभरी का था। उसमें सबसे प्राचीन, अब अलग अलग शाखा निकली, जैसे रणथंभौर की शाखा, अजमेर की शाखा, नाडोल की शाखा, हड़ौती के शाखा, बड़ोच की शाखा, ऐसे शाखाएं निकली। तो सबसे पहली जो शाखा निकली थी वो नाडोल के चौहानों की निकली थी। नाडोल कहां पे है, पाली के अंदर है। और नाडोल के चौहानों का संस्थापक पूछे तो लक्ष्मण सिंह चौहान था। कौन है, लक्ष्मण सिंह चौहान था। अगला, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान से संबंधित नहीं था। तो इसका उत्तर हो जाएगा वत्सराज। क्यों होगा, क्योंकि जालोर में कौन से चौहान थे, सोनग्रा चौहान। ये सोनग्रा चौहान नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जालोर दुर्ग है वो सोनगिरी पहाड़ी पे है, इसलिए इसका नाम पड़ा। अब देखो, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था 1181 में कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान वंश की नींव डाली। कीर्तिपाल के बाद शासक कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह एक शासक आया, मालदेव एक शासक आया, चात सिंह देव एक शासक आया, सामंत सिंह और एक शासक आया काहनड़ देव। बस इतने ही शासक जालोर के आए थे। अंतिम में काहनड़ देव 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का शिकार होता है और मारा जाता है और पूरा वंश समाप्त हो जाता है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा ये वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। तो इनका संबंध चौहानों से नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अनहिल पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित करके उसे कर देने को विवश किया था।
चौहान वंश का एक प्रतापी शासक था विग्रहराज द्वितीय। जब भी चौहानों का नाम आए तो विग्रहराज फर्स्ट भी आया था, सेकंड भी आया था, तीसरा भी आया था और चौथा भी आया था, जिसमें सबसे प्रसिद्ध चौथा है। किस चालुक्य शासक को पराजित करके उसे कर देने के लिए विवश किया था, तो वो कौन सा था? प्रथम था, मूलराज प्रथम। और यहीं से चालुक्य और चौहानों में दुश्मनी होती है। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली की तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? अजमेर का कौन सा शासक था? ध्यान रखना, पहले शाकंभरी या सांबर के चौहान थे, फिर इनकी राजधानी कौन सी आ गई? अजमेर आ गई 1113 में, जब अजय राज ने अजमेर शहर बसाए। तो ये बाद में क्या कहलाने लगे? पहले तो सांबर के चौहान, फिर अजमेर के चौहान। तो दिल्ली को अपना राज्य का अंग बना लिया था विग्रहराज चतुर्थ, जो 1153 से 1164 के बीच आया। इनका कालक्रम कोई नहीं पूछा जाता, कई किताबों में आपको 1155 से ये 1163 भी मिल जाएगा, बस थोड़ा सा याद रखना है। ये विग्रहराज चतुर्थ वही है जिसने हरिकेली नाटक लिखा था, जिसे कवि बांधव की उपाधि प्राप्त है, जिसने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया था, और इसके काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। वही विग्रहराज चतुर्थ है और अर्णोराज का ये पुत्र था। अजय मेरु दुर्ग की स्थापना किसने की थी? देखो, अजय मेरु दुर्ग की स्थापना किसने की थी? वैसे तो हम पढ़ते हैं कि गढ़ बिटली पहाड़ी पर, कौन सी? गढ़ बिटली पहाड़ी पर कौन सी? 12वीं शताब्दी में किसने? अजय राज ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन इससे पहले भी इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में एक अवशेष के रूप में बचता है, वो अजय पाल के द्वारा करवाया जाता है। विग्रहराज चतुर्थ चौहानों को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाना जाता है? यानी विग्रहराज चतुर्थ का मतलब है, इसका दूसरा नाम है विसल देव। क्या नाम है? विसल देव। इसने विद्वानों का आश्रय दाता था, इसने बहुत सारे साहित्यकारों, कवियों, विद्वानों को आश्रय दे रखा था, इसलिए इसे कवि बांधव की उपाधि प्राप्त हुई। कवि बांधव की उपाधि जयानक भट्ट ने दी थी। किसने? जयानक भट्ट। और दोस्तों, मैं आपको हिस्ट्री करवाऊंगा टॉपिक वाइज, आज मैं पूरे चौहान क्लियर कर दूंगा। कोई भी एग्जाम दे लेना राजस्थान का, चौहान से एक भी % बाहर नहीं जाएगा। बस शर्त है कि आप अच्छे तरीके से पूरा वीडियो देखोगे, आराम से देखोगे, बढ़िया तरीके से, ताकि आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहे, क्योंकि मैं जो एक्स्ट्रा बातें कर रहा हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था। यह प्रधानमंत्री कौन था? यह पृथ्वीराज तृतीय, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। 1177 में गद्दी पर बैठा और 1192 में त्राइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से हार गया। ये पृथ्वीराज चौहान, इसका जन्म 1166 ईस्वी में अनहिल पाटन गुजरात में हुआ था। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी। लेकिन 1177 में इसके पिता सोमेश्वर चौहान को चालुक्य नरेश भीमदेत्य ने मार दिया था। ठीक है, इसकी हत्या कर दी। इस कारण छोटी सी उम्र में, यानी 1177 में से 1166 घटाओ आप, महज 11 वर्ष बचता है। 11 वर्ष की छोटी सी आयु में पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठ गया। इस वजह से उसे सहयोग की जरूरत थी, तो सहयोग किया इसके प्रधानमंत्री केमास या कंदम दास ने, और इसकी संरक्षिका बनी इसकी माता कर्पूरी देवी। इसका दरबारी कवि मित्र था चंद्रबरदाई। याद रखना, सारी बातें आपको बता रहा हूं। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था। इनमें से कौन सा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था? तो ये देखिए, पृथ्वीराज चौहान अजमेर पर राज करते थे। कन्नौज का गहड़वाल शासक जयचंद्र, बिल्कुल ये तो जयचंद्र था। इसके साथ युद्ध भी किया था जयचंद्र, संयोगिता को लेकर युद्ध होता है। गुजरात का नरेश भीम द्वितीय, ये चालुक्य नरेश था, बिल्कुल। इससे तो सोमेश्वर का बदला लिया था और इंचनी से इसके विरुद्ध जाके शादी की थी। गौर प्रदेश का मोहम्मद गोरी, ये भी था। इस उत्तर पश्चिम क्षेत्र का गौर प्रदेश का जो सुल्तान था वो मोहम्मद गोरी था, जो त्राइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, 2 युद्ध लड़ता है। तो तीनों तो है। दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश, ये गलत है, क्योंकि उस समय दिल्ली सल्तनत तो शुरुआत ही नहीं हुई थी। ये इल्तुतमिश तो 1210 से लेकर 1236 तक है दिल्ली सुल्तान बनता है, तो पृथ्वीराज से तो कोई इसका संबंध ही नहीं था, तो ये शासक नहीं था। तो बात सारी समझ में आ गई होगी आपकी। अगला, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, मूल जहां से इनकी उत्पत्ति हुई वो मूल स्थान है, तो वो है स्पादलक्स। कौन सा? स्पादलक्स। जिसे ये स्पादलक्स कौन सा था? सांबर के आसपास का जो क्षेत्र था वो स्पादलक्स कहलाता था। और इस स्पादलक्स की जो राजधानी थी वो अहिछत्रपुर थी। क्या थी? अहिछत्रपुर थी, जिसे वर्तमान में नागौर कहा जाता है। जिसे वर्तमान में नागौर कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव चौहान, जिन्होंने 551 ईस्वी में
वंश की नींव डाली थी। इसलिए शाकंभरी के चौहानों का मूल पुरुष आदि पुरुष संस्थापक वासुदेव चौहान को कहा जाता है। इसकी जानकारी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। किसे? बिजोलिया शिलालेख। अब बिजोलिया शिलालेख की सारी कहानी मैं यहां लिख देता हूं ताकि बार बार आपको न पढ़ना पड़े। ये भीलवाड़ा के अंदर है। पहली बात, इसकी स्थापना 1170 में इसको रचा गया, गुणभद्र ने रचा था। और जब इसको रचा उस समय अजमेर के शासक थे सोमेश्वर चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे। और इसको जो स्थापित करने वाला था वो जैन ऋषि लोलाक था। कौन था? जैन ऋषि लोलाक था। इतनी बातें आपको याद रखना है। आपसे पूछे राजस्थान में चौहानों की जानकारी कहां से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से। और बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है। अगला, अजमेर नगर किसने बसाया? देखो एक एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, सारे क्वेश्चन टोटल लेके आया हूं ताकि कहीं दिक्कत नहीं हो। अजमेर नगर किसने बसाया था? अजय राज ने। कब बसाया? 1113 ईस्वी में। सन याद रखना, 1113 में अजमेर नगर अजय राज ने बसाया। अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए थे? अजय देव, श्री अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के चलाता है और एक साइड अपनी पत्नी सोमलवती का नाम भी अंकित करवाता है। और जीवन के अंतिम क्षणों में राजपाट त्याग करके पुष्कर की घाटियों में, पहाड़ियों में तपस्या करने लग जाता है। इतना हिंट दे दिया मैंने। वो शासक कौन सा है? अजय देव के नाम से अजय राज। कौन सा? अजय राज, जो 1113 से लेकर 1133 ईस्वी तक अजमेर की गद्दी पर बैठता है। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहां हुआ? देखो एक एक पॉइंट से रूबरू। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म अनहिल पाटन को 1166 ईस्वी में हुआ था। नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की? मैंने आपको बता दिया, राजस्थान में प्रथम चौहान राज्य था वो सांबर था। सांबर अजमेर के चौहान थे। लेकिन उनसे जो एक पहली शाखा निकली वो पहली थी नाडोल शाखा, जो पाली में है। इसके संस्थापक थे लक्ष्मण चौहान। तराइन का मैदान वर्तमान में किस राज्य में आता है? ये बड़ा चर्चित है क्योंकि भारतीय इतिहास में यहां से सत्ता पलटने का काम होता है। सत्ता हिंदुओं से मुस्लिम साम्राज्य में आती है, इसलिए तराइन बड़ा नाम प्रसिद्ध है। तराइन वर्तमान में हरियाणा का करनाल क्षेत्र है, जहां 1191 और 1192 में 2 युद्ध होते हैं। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान गोरी से जीता है और दूसरे युद्ध में गोरी से पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? बार बार ये क्वेश्चन आएंगे और पेपर में कोई एग्जाम उठा के देखना ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। किसको हराया? मोहम्मद गोरी को हराया। किसको? मोहम्मद गोरी को हराया। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध। किस लेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है? कौन सा लेख है जिसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया? देखो ये कुछ ऐतिहासिक बातें हैं कि चौहानों को सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, विदेशी, ब्राह्मण वंशी ऐसे किसके बताया गया है? तो एक हरिकेली नाटक है। ये हरिकेली नाटक इसका है, विग्रह राज चतुर्थ का है। विग्रह राज चतुर्थ यानी विशल देव का नाटक है। इसमें यह बताया गया है कि चौहानों की सूर्यवंशी वंशी है, सूर्यवंशी है। हरिकेली नाटक हो गया। हमीर महाकाव्य जो ग्रंथ है नयन चंद्र सूरी का, हमीर रासो, पृथ्वीराज विजय, इन सब में पंडित हीराचंद ओझा ये सारे सूर्यवंशी बताते हैं। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। हरिकेली नाटक है वो विग्रह राज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में लिखा। और याद रखना इस हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां जो इन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था अजमेर में, उस पे अंकित है। वर्तमान में इस हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां संस्कृत भाषा में ब्रिस्टल नाम सुना अपने लंदन के अंदर, जहां राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी, वह उनका स्मारक बना हुआ है, उसके पास भी अंकित है इस हरिकेली नाटक की। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? बार बार आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बिजोलिया शिलालेख की स्थापना लोलाक के द्वारा की गई। देखो 2 प्रश्न इससे बनते हैं, इसके रचयिता कौन है? रचयिता पूछे तो 1170 में गुणभद्र ने रचा था, लेकिन इसको स्थापित करने वाला था जैन ऋषि लोलाक। और किस शासक के समय? सोमेश्वर चौहान के समय रचा गया। पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी क्या थी? चंदेल मैंने आपको बताया था कि जब पृथ्वीराज चौहान 1177 में गद्दी पर बैठे थे उस समय जयचंद इधर था, इधर नागार्जुन इसका भाई ने विद्रोह किया था, पंजाब की बंडानक जाति थी उसका विद्रोह किया था, और इधर था महोबा। और महोबा का युद्ध बड़ा शानदार 1182 में
परमर्दिर देव यहाँ के शासक थे, चंदेल शासक थे, और उसके दो सेनापति आला और उदल युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इधर भीम द्वितीय था और इधर मोहम्मद गोरी था। तो चारों साइड से ये कवर थे और सबको ये खत्म करता गया, लेकिन अंतिम ये त्राइन के द्वितीय युद्ध में हार जाता है। तो महोबा। निम्न में से कौन विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, कौन नहीं था? देखो, चंद्रबरदाई तो बिल्कुल था, जनार्दन भी था, जयनक भी था, जयनक भट्ट भी था, जनार्दन भी था, चंद्रबरदाई भी था, इसके अलावा आसाधर भी था और विद्यापति गौड़ भी था। चंद्रबरदाई का दूसरा नाम आता है पृथ्वी भट्ट। कौन सा आता है? पृथ्वी भट्ट। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ये सोमदेव किसके दरबार में था? जिसने ग्रंथ लिखा था ललित विग्रह राज। कौन सा? ललित विग्रह राज। अब आपको पता लग गया, ये विग्रह राज के दरबार में था। त्राइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ? ये त्राइन शब्द है ना, इसको तो लेके अच्छे तरीके से पढ़ना है। त्राइन का प्रथम युद्ध याद आ गया 1191 में। किस किस के बीच? चौहानों और तुर्की शासक मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। किस शासक के शासन काल को चौहान शासन काल का स्वर्ण काल कहते हैं? कौन सा शासक था चौहानों का जिसके काल को स्वर्ण काल कहते हैं, खास करके अजमेर के? तो ये है विसल देव या विग्रह राज चतुर्थ। ठीक है, सबसे ताकतवर शासक पूछे वो तो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। लेकिन आपसे स्थापत्य कला के क्षेत्र में, कवियों का संरक्षण करता क्षेत्र में, चारों तरफ से साम्राज्य विस्तार या किसी की तरफ से शांतिपूर्वक साम्राज्य स्थापित करें, सबका आश्रयदाता होता है, वो काल स्वर्ण काल होता है। तो ये काल विसल देव का कहलाता है। किस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो बार बार मैं आपको बता रहा हूं, बिजोलिया शिलालेख से चौहानों को जानकारी मिलती है। क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया? भगवान विष्णु को समर्पित है ये वराह मंदिर। पुष्कर अजमेर में इस मंदिर का निर्माण करवाया वो शासक था अर्णोराज। ये अर्णोराज अजय राज के बाद 1133 से लेकर 1153 में गद्दी पर बैठा, जिसने 1137 में अजमेर में चंद्रा नदी के पानी को तोड़कर आना सागर झील बनवाई और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ये अर्णोराज शैव धर्म का संस्थापक होते हुए भी इसने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा इनकी बात याद रखें, अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने अर्णोराज की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर थे, जो 1169 से लेकर 1177 तक अजमेर की गद्दी पर बैठते हैं। और इनकी माता थी कर्पूरी देवी। इनका घोड़ा था नाट्यरंबा, इनका प्रधानमंत्री था केमास, इनका मित्र कवि था चंद्र बरदाई, इनका पुत्र था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनकी दो फेमस पत्नियां थी, इंचनी और श्योंगिता। मोहम्मद गोरी का शासन कहां फैला हुआ था? तो मोहम्मद गोरी, और आपको पता है हिंदुस्तान में जब भी कोई विदेशी आक्रमण हुआ है तो उत्तर पश्चिम से हुआ है। तो उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम में मोहम्मद गोरी का शासन था और उसका अधिकार करने का टारगेट था हिंदुस्तान को। लेकिन इसी बीच कौन आ गया? पृथ्वीराज चौहान, जिसके कारण युद्ध हुए, लेकिन फिर भी ये अपना साम्राज्य विस्तार करने में कामयाब हुआ। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? जयचंद गढ़वाल नाम सुना है? तो पृथ्वीराज के समय तो जयचंद गढ़वाल था। और क्या कारण हुआ कि दोनों के बीच हुआ? क्योंकि जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी श्योंगिता। इस श्योंगिता और पृथ्वीराज चौहान की आपने कहानी सुनी है, दोनों में प्रेम हो जाता है और अंतिम क्षणों में दोनों शादी कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान श्योंगिता को भगा कर ले जाता है, गंधर्व विवाह करता है। इस कारण जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के साथ कई बार आक्रमण होते हैं और लास्ट में जयचंद त्राइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी का भी साथ देता है। पृथ्वीराज की शासन प्रबंधन संभालने के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध था? पृथ्वीराज की शासन व्यवस्था 1177 में इसने संभाली थी और जैसे ही संभाली इसका प्रथम सैनिक अभियान उनके चचेरे भाई नागार्जुन, क्योंकि पृथ्वीराज जब गद्दी पर बैठा तो महज 11 वर्ष का था, तो आसपास के जो लोग थे उनको ऐसा लगा कि छोटा सा बालक है, क्या कर देगा, तो ये अजमेर पर आक्रमण करते थे। आपको पता है राजस्थान का नाका कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं अजमेर को। तो नागार्जुन इसका चचेरा भाई था, उसने आक्रमण किया तो इसको तहस नहस कर दिया और इसका दमन कर दिया इसने। त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय का क्या कारण था? त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में और पराजय हुई, निश्चित तौर पे आपको पता है पराजय हुई। नंबर 1, मोहम्मद गोरी द्वारा युद्ध की संपूर्ण तैयारी। ये बिल्कुल बात सही है। पृथ्वीराज चौहान जैसे ही 1191 त्राइन का प्रथम युद्ध जीता तो उसने सैनिक व्यवस्था को क्या कर दिया? नहस कर दिया और कोई ज्यादा प्रक्रिया नहीं की। पृथ्वीराज आमोद प्रमोद में व्यस्त रहा, यानी बस रंग रैलियों में मस्त रहा, उसने सैनिक व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं दिया। प्रथम युद्ध के बाद सैनिक शक्ति को पूर्ण रूप से संगठित नहीं करना, तो उपयुक्त सभी।
उपयुक्त इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर के शासक बने? तो 1177 ईस्वी में, जब इनके पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हुई थी। ट्राइन के द्वितीय का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? मैं आपको बता देता हूं, जो विद्यार्थी पीटीआई की तैयारी करें ऑल राजस्थान के अंदर या कहीं भी पीटीआई, और जल्द ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड पीटीआई के अंदर दोनों भर्तियां आने वाली है, कम से कम दोनों को मिलाकर 1000 के पास पद आने वाले हैं। तो हम जिस कोचिंग में, आप मेरे पीछे पोस्टर लगा हुआ देख रहे हैं, परिश्रम कोचिंग क्लासेस रावला मंडी, परिश्रम कोचिंग क्लासेस रावला मंडी के अंदर पीटीआई का बैच शुरू हो चुका है। आप जो भी विद्यार्थी जहीं से भी पीटीआई करे हैं, आपके लिए स्पेशल और निश्चित तौर पे सिलेक्शन होता है, क्योंकि पिछले साल हमारे पास 90 बच्चे थे, 90 में से 65 का सिलेक्शन हुआ था, ये अंदाजा लगा लो आप। उसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज संडे को स्पेशल टेस्ट हुआ था पूरा पीटीआई का 100 क्वेश्चनों का, जिसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का पूरा मिश्रण था। इस वीडियो के बाद आपको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम हमारा आपने डाउनलोड कर लिया, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना और सभी को उस पे उसका पेपर मिल जाएगा। आज संडे के दिन हमारा टेस्ट कैसे हुआ। कोई विद्यार्थी अगर पीटीआई की टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो भी संपर्क कर लेना 8094496272। उसको जब तक एग्जाम नहीं होगा, टेस्ट होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस दिया जाएगा, टेस्ट मिलेगा। कोई पीटीआई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, स्पेशल, ठीक है। और अगर कोई इधर बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर के आसपास जितने भी हैं, तो रावला मंडी श्री गंगानगर जिले के अंदर तहसील है, वहां आती है। अगर कोई विद्यार्थी इच्छुक है तो वहां विद्यार्थी पहुंचकर और वहां पे अध्ययन कीजिए। लगातार वहां पे क्लासेस फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की आपको मिलती है, और निश्चित तौर पे सिलेक्शन, खूब सारे सिलेक्शन होते हैं। स्पेशल ये समझ लो सिलेक्शन बैच सी है। तो जो भी पीटीआई है, ये ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। जब तक एग्जाम नहीं होगा बैच चलेंगे और टेस्ट फ्री चलेगी, और आपका टेलीग्राम पे आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, और आप देख सकते हो कैसे टेस्ट एकदम संतुलित और निश्चित हो। तो जरूर देखना, मैं आपको भी वो पेपर टेलीग्राम पे डालूंगा, और ये क्लासें आप देखते रहना। स्पेशल मैंने इस पे लिखा है पीटीआई सेकंड ग्रेड और राजस्थान पुलिस, सबके लिए ये है, क्योंकि मैं खुद वहां पे हिस्ट्री और क्लास संस्कृति कराऊंगा। तो हिस्ट्री का मैंने जो पिछले 7 दिनों में जो भी पोर्शन करवाया है, वो यहाँ पे आपको उपलब्ध हो गया। तो संडे के दिन रोज आपको इस समय 8 बजे क्लास मिलेगी। ट्राइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ट्राइन का जो विस्तृत वर्णन है वो तो हमें पता है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसका है? चंद्रबरदाई का। चंद्रबरदाई को पृथ्वी भट्ट भी कहते हैं, और ये पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई का ग्रंथ है, ये पृथ्वीराज रासो ने पूरा नहीं किया, बल्कि इसके पुत्र जलहन ने इसको पूरा किया था। ये पृथ्वीराज रासो, जिसका जन्म 1148 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने भारत के किन क्षेत्रों को विकसित करने के बाद, भारत के किन क्षेत्रों को विकसित करने के बाद यहाँ का प्रशासन किसे सौंपा था? मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, बड़ा ही सीधा साधा अच्छा इंसान था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको सौंप दिया, जिसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की, गुलाम वंश की शुरुआत की, जो 1206 से लेकर 1210 तक गद्दी पर बैठा। इसे लाख बख्श कहा जाता है। इसने कुतुब मीनार की नींव इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, और चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला देखिए, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव की राजधानी कौन सी थी? तो चौहान वंश का संस्थापक जिसने 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव डाली थी, सांबर के अंत। अजमेर के चौहानों के चौहान के नाम से जाना जाता है, तो अजमेर के चौहानों को स्पादलक्स के चौहान है, क्योंकि मूल शाखा वहीं से शुरू हुई थी, और उसमें राजधानी का भाई अजमेर के अंदर अजय राज लेके आए थे, तो स्पादलक्स के चौहानों के नाम से जाना जाता है। सिंपल सा पेपर में क्वेश्चन आ रहा है हिस्ट्री के, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाई? देखो पेपर में क्वेश्चन आया भाई, ये किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाई? तो सीधा सा पड़ा अजय राज ने, क्योंकि अजय राज ने 1113 में क्या बसाए थे? अजमेर शहर बसाया था, और सांबर से अपनी राजधानी लेके आ गया। अजय राज ने अजमेर शहर कब बसाया? देखो सारे क्वेश्चन बना दिए मैंने, एक की कमी नहीं रहेगी, कहां से भी पेपर बाहर नहीं आएगा। 1113 से निम्नलिखित 4 चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर देना है। अब 4 मैंने शासक रख दिए, उनका कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दो। आगे कूट भी इसके दिए हुए हैं, पर यही देख लेते हैं अपने। देखो विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। अब आपको 2 चीजें पता है कि अंतिम में पृथ्वीराज तृतीय आया था, ये तो फिक्स हो गया, लास्ट ही आया था, क्योंकि इसके बाद चौहान खत्म हो गई। पृथ्वीराज का पिता कौन था? सोमेश्वर था, तो निश्चित आपको पता है कि सोमेश्वर के बाद ही पृथ्वीराज आए,
ये पक्का हो गया। और आपको ये भी पता होगा कि उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ, अब पृथ्वीराज द्वितीय और सोमेश्वर। अब यहां आपको थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा कि सोमेश्वर से पहले पृथ्वीराज द्वितीय आता है, क्योंकि पृथ्वीराज द्वितीय अपने भाई अपारगम्य को मार के गद्दी पर बैठता है, और पृथ्वीराज द्वितीय से पहले अपारगम्य से पहले आता है विग्रहराज चतुर्थ। तो यहां ये क्लियर हो जाता है। सबसे पहले आएगा, देखो कालक्रम देखें, विग्रहराज चतुर्थ 1 नंबर, फिर आएगा आपका 3 नंबर, फिर आएगा 2 नंबर और फिर आएगा 4 नंबर। 1 3 2 4 इसका उत्तर होगा। देख लो 1 3 2 4 ये उत्तर हो जाएगा, ऐसे याद रखना। अगला, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लो। पहले तो आपको बता दूं, ये अर्णोराज 1133 से लेकर 1153 तक अजमेर की गद्दी पर बैठा। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ा। बिल्कुल सही है। जब गजनवी की सेना, तुर्की सेना ने आक्रमण किया तो इसने खदेड़कर और खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए 1137 में आना सागर झील का निर्माण करवाया। बिल्कुल सही है ये तो। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा था। ये गलत बात है, क्योंकि वो सफल रहा था। उसने मालवा के नरवर्मन के जो आक्रमण को क्या असफल कर दिया था, तो ये सफल हो गया। तो ये देखो गलत है। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री, इसकी पुत्री का नाम था कांचन देवी, उससे विवाह किया था। ये भी सही है। वह अपने पुत्र के द्वारा ही मारा गया। नाम आता है जगदेव, जिसे चौहानों का पितृहंता कहते हैं। ये भी सही है। तो कथनों पर विचार कीजिए। अब 1 3 4 तो सही है, लेकिन 2 गलत है। अब कथन क्या कहता है? अर्णोराज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखो 1 3 4 तीनों ही सत्य है। 2 नंबर गलत है, क्योंकि उसने नरसिंह वर्मन को हराया था, न कि असफल हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान के समय चंदेल शासक तो परमर्दी देव था। इसके समय में महोबा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। 1182 ईस्वी में युद्ध हुआ। इस युद्ध में परमर्दी देव के 2 सेनापति आला और उद्दल वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध में कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? चंद्र बरदाई, जिसे पृथ्वी भट्ट भी कहा जाता है, और इसका जन्म 1148 लाहौर में हुआ था। इसका ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, और चंद्र बरदाई को हिंदी महाकाव्य का प्रथम कवि कहा जाता है। इसका जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, उसको पूरा करने का श्रेय इसके पुत्र जलहण को जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज रासो में इसने ये लिख रखा है कि जब पृथ्वीराज चौहान को त्राइन के द्वितीय युद्ध में अंधा करके गोरी गजनी ले जाता है, तो उसका बदला लेने के लिए पीछे जाता है, और वहां पे क्या करता है कि गोरी से बदला लेता है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़ेंगे? तो दोनों के बीच 2 युद्ध लड़ेंगे, एक त्राइन का प्रथम युद्ध और एक द्वितीय युद्ध। हालांकि कई किताबें अलग अलग बताती है, कई बताती है, कोई 7 बताता है, कोई 9 बताता है, कोई 13 बताता है, लेकिन ऑथेंटिक सिर्फ 2। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक, तो चालुक्य शासक था भीम सिंह द्वितीय। इस भीम सिंह द्वितीय ने इसके पिता सोमेश्वर चौहान को मारा था, इसलिए इसने बदला लिया। दूसरा, भीम सिंह द्वितीय आबू की राजकुमारी इंचनी से शादी करना था, इस कारण पृथ्वीराज चौहान उसके विरुद्ध में जाके शादी कर लेता है। इस वजह से चालुक्य और चौहानों के बीच संघर्ष होता है, लेकिन संघर्ष होने के बाद दोनों में समझौता हो जाता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया? बहुत ही बड़ा नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी मुख्य दरगाह आपको पता है अजमेर के अंदर स्थित है। मोहम्मद गोरी के साथ 1192 में जब अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, राजस्थान में अजमेर में आए थे। किस शासक द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया? बड़ा ही शानदार प्रश्न है, और अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी विग्रहराज चतुर्थ ने सरस्वती कंठाभरण नाम से, और इसको तोड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया। अब ये 2.5 दिन का झोंपड़ा याद रखना, वर्तमान में संत पंजाब शाह का उर्स लगता है। कुछ फारसी इतिहासकार कहते हैं कि ये लगभग 2.5 महीने में बना था, इसलिए 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। और ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी। कौन सी? प्रथम मस्जिद 16 खंभों पर है, और इस का डिजाइनर था अबू बकर। कौन था? अबू बकर था। और कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि इतनी मजबूत, इतनी आकर्षक महल मैंने कहीं भारत में नहीं देखी। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? स्पादलक्स चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। बिल्कुल हम पढ़ते हैं कि स्पादलक्स सांबर के आसपास का क्षेत्र जहां पे वासुदेव चौहान ने शुरुआत की थी, तो मूल स्थान है।
विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ दुर्ग बनाया था, ये गलत हो गया। विग्रहराज चतुर्थ कहां तारागढ़ दुर्ग बनाएगा, इसने तो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। तारागढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? अजय मेरु दुर्ग के नाम से अजय राज ने बनवाया था। बाद में अजय मेरु दुर्ग का नाम जो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी के नाम पर रखा था। अछित्रपुर चौहानों की प्राचीन राजधानी थी, बिल्कुल सही है। स्वादलक्ष की राजधानी अछित्रपुर, जिसे वर्तमान नागौर कहते हैं। पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक था, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो असत्य तो ये हो गई। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाया था? अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाने वाला, तो फिर क्वेश्चन आ गया अजय राज। देखो एक तो मैंने क्या किया है, एक तो स्पेशल मैंने सारे क्वेश्चन उठाए, दूसरा आज तक जितने भी पेपर में आए हुए ना, एक तो ध्यान रखना जितने भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे उठा रहा हूं मैं, ताकि आपको पता लगे किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। अजमेर को राजधानी बनाई थी अजय राज ने। 1113 में इसने क्या किया था? अजमेर शहर बसाया। चौहान राजवंश का संस्थापक था, चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। ये क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर नगर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर थी। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। कथन बताइए, स्वर्णगिरी दुर्ग का साका 1311 में हुआ था क्या? अब जिस विद्यार्थी को यह पता है कि स्वर्णगिरी दुर्ग जालोर दुर्ग को कहते हैं और जालोर दुर्ग का साका 1311 में हुआ था, तो उसके तो सही आ गया। मकराना शिलालेख में जालोर साके की जानकारी मिलती है, बिल्कुल बात सही है। जालोर दुर्ग में जोहर मेणादे ने किया था, ये यहां पे गलत हो गया, क्योंकि जालोर दुर्ग में जो जोहर किया था वो कानड़ देव की पत्नी जेतल दे ने किया था। किसने? जेतल दे ने किया था, तो ये कथन गलत है। सिवाना दुर्ग के साके में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नाहर खां और भोज मारे गए थे, ये सही है, क्योंकि सिवाना दुर्ग का साका 1308 में हुआ था और वहां पे नाहर खां और भोज नाम के दो सैनिक थे अलाउद्दीन खिलजी के, वो मारे गए थे। तो एक भी सही है, दो भी सही है और चार भी सही है। 1 2 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जालोर के किस शासक को उस समय का भारत का महान व शक्तिशाली शासक बताया? एक शासक आया था, उसको उस समय जालोर का एक शासक था जिसको डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा, क्योंकि शासक ने उसको कहा कि उस समय अपने समय का भारत का महान और शक्तिशाली राजा था। ये किसके बारे में? उदय सिंह। ये उदय सिंह शासक पता है क्यों कहा? क्योंकि इसके समय में 1228 में इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, उसको असफल कर दिया। मेवाड़ का शासक जेतर सिंह था, उसके आक्रमण को सफल कर दिया। और उससे पहले इल्तुतमिश के बाद नसरुद्दीन शाह आया था, उसके आक्रमण को असफल कर दिया। और इसके अलावा तो ठीक है, इसने ये काम किए तो गोपीनाथ शर्मा ने इसकी कहानी पढ़ी, बोले बहुत ही खतरनाक ताकतवर शासक था ये। दुर्गों के नामों के बारे में असत्य बताइए। दुर्ग देखो, जालोर का नाम जलालाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में कर दिया। सिवाना का खेराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में कर दिया। और रणथंभौर को बख्तरबंद किसने कहा? अबुल फजल ने। तो रणथंभौर का दूसरा नाम बख्तरबंद है। ये तीनों तो सत्य है, लेकिन कुमठ दुर्ग तारागढ़ को नहीं कहते, बल्कि सिवाना दुर्ग को कुमठ दुर्ग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये डी हो। चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस चौहान शासक के काल में हुआ? और मैं लगभग ये क्वेश्चन दे रहा हूं जो सुबह मेरी 7:15 पर राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं ना रोज, तो नेक्स्ट डोज में रोज 5 क्वेश्चन में हिस्ट्री के दे रहा हूं, तो वहां से भी क्लियर हो रहे हैं आपकी, ये ध्यान रखना। चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस चौहान शासक के काल में हुआ था? तो ये दुर्बल राज नाम का शासक था, उसके समय सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ था और चौहान सबसे पहले प्रतिहारों के संबंध थे, ये भी ध्यान रखना। वीर सातल देव व सोम किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए? शीतल देव चौहान और उसका पुत्र सोमदेव 1308 का सिवाना दुर्ग का साका हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन एक यानी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था कमालुद्दीन गर्ग के नेतृत्व में। उस युद्ध में मारे गए थे शीतल देव चौहान और सोमदेव, और इसमें जो जोहर किया था वो शीतल देव की पत्नी मेणादे ने किया था और विश्वासघात किया था भौला पंवार ने। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम खेराबाद किया था। इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। इतनी बातें आपके लिए क्लियर होगी। 12वीं सदी में सोनगरा चौहानों का शासन किस शासक द्वारा स्थापित किया गया? तो 12वीं सदी का मतलब है 1181 ईस्वी में बिजोलिया शिलालेख के अनुसार कीर्तिपाल ने जालोर में सोनगरा चौहान वंश की नींव डाली। और आपको पता है राजस्थान का अबुल फजल किसको कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो अबुल फजल कहते हैं वो मोहनोत नैणसी को कहते हैं। उसने कीर्तिपाल की वीरता को देखकर कहा कि तू एक महान राजा है। इतिहास में मालदेव मुछाला के नाम से कौन विख्यात है?
मालदेव मुछाला के नाम से मालदेव सोनगरा विख्यात है। ये मालदेव सोनगरा कौन थे? कन्नड़ देव के भाई थे। जब 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके दुर्ग को जीत लिया तो बाद में विनती करके कैसे कैसे करके मालदेव उस युद्ध में बच गया और मालदेव ने विनती करके ये दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी से ले लिया था। ये वही है मालदेव। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? फरिश्ता जिसकी ग्रंथ है तारीख ए फरिश्ता, उसके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर जो द्वितीय आक्रमण हुआ था वो 1311 में हुआ था और यहां से जालोर का अंत हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सुल्तान में अलाउद्दीन खिलजी ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने राजपूत राजाओं को हराया, राजपूतों के दुर्गों को जीता। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले 1301 में रणथंभौर को जीता, 1303 में चित्तौड़ को जीता, 1308 में सिवाना को जीता और 1311 में जालोर को जीता। अब क्रम देख लो, सबसे पहले ए उत्तर आएगा, रणथंभौर को जीता, फिर चित्तौड़ को जीता, सी आएगा, फिर सिवाना को जीता, डी आएगा और फिर बी आएगा, ए सी डी बी, ए सी डी बी। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, फिर आगे शासक। ऐसे कूट वाले क्वेश्चन आपको याद होने लगे ना तो आपकी तैयारी जबरदस्त होने लगेगी। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दो। अब फिर शासक आगे। इसमें देखो सबसे लास्ट की कहानी क्या आ रही है? विग्रहराज चतुर्थ। यहां सबसे आपको पता है बाकी पहले आए थे। 4 नंबर उत्तर देख लो, ये पहला तो कट गया। विग्रहराज चतुर्थ के जो पहले आता है वो अर्णोराज आता है, तो 4 के बाद 3 आएगा, ये सारे कट गए, ये 3 आ गया। अर्णोराज से पहले जो आता है वो अजयराज आता है, अजय राज से पहले पृथ्वीराज प्रथम आता है। अब थोड़ी सी पढ़ोगे ना तब समझ में आएगी, अब मेरे बताने से नहीं होगा। अब मेरे को तो ये सारे याद है तो तब पता लग जाता है। आप सोचते हो ये कैसी कहानी होगी, काटना तब भी आएगा जब आपको क्वेश्चन करना आएगा। आपका पढ़ा होगा ना तो ही काट सकोगे, नहीं तो हरा ही काटोगे। ठीक है, 45 से लेके, तो ध्यान रखना। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोबारा क्वेश्चन आ गया तो मैं इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा, 2 नंबर इसका उत्तर सेम वही है, रिपीट हो गया ये वही सेम। जालोर के चौहान शासकों में कौन से राजा दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना कभी नहीं करना पड़ा? एक ऐसा शासक आया था जालोर का जिसको कभी भी, जो दिल्ली के सुल्तान है उन्होंने कभी आक्रमण नहीं किया, ये चाचिंग देव। ये जालोर के सोनगरा चौहान का शासक था। इसने खुश होकर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी क्योंकि इसके काल में कोई सुल्तान ही नहीं है। ये वीरमदेव कौन था? वीरमदेव कानड़ देव का पुत्र था। और उदय सिंह एक जालोर सोनगरा चौहान का शासक आया था। रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? रणथंभौर दुर्ग जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके इस दुर्ग को जीता था। यह राजस्थान का प्रथम साका हुआ। इसमें मुख्य कारण था अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को हमीर द्वारा शरण देना। एक अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था मोहम्मद शाह, उसको शरण किसने दी थी? हमीर ने दी थी। इस कारण ये युद्ध हुआ था। मैं देखो, हमीर द्वारा खिलजी के अधिकार वाले बयाना केंद्रों पर कब्जा करना। हमीर की सुंदर पत्नी को अपने पाने की खिलजी की लालसा बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ये तो रावल रतन सिंह की पद्मिनी की लालसा थी, इसकी तो थी नहीं थी। और इस पर कब्जा करने का मतलब नहीं है, ज्यादा मुख्य है 1 नंबर। अमीर देव चौहान का कौन सा शासक जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करता हुआ मारा गया? ये जलालुद्दीन खिलजी वही है जो 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करता है। 1296 में इसके भतीजे या दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसको मार दिया जाता है। तो जब 1290 में जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, हालांकि जलालुद्दीन खिलजी बार-बार रणथंभौर पर आक्रमण करता है लेकिन कभी नहीं जीतता, लेकिन बार-बार झड़पें होती है। तो इसमें अमीर का एक सेनापति होता है गुरदास सैनी, वो मारा जाता है। अब वो मारा गया गुरदास सैनी, तो हालांकि मारा गया, जलालुद्दीन खिलजी कभी जीत नहीं पाया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर के बारे में और रणथंभौर के बारे में एक बात कही कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। हमीर देव चौहान के साथ विश्वासघात करने वाले सेनापति, आपको पता है हमीर देव चौहान हमीर हटी शरणागतों का रक्षक, और इसके बारे में कहा जाता है कि सिंह सुमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इतना ताकतवर था, इसके लिए इतनी कहता है एक बार उसने वचन दे दिया, अपने वचन से कभी वो वापस नहीं हटा, कि उसने अपना साम्राज्य गवा दिया। उसके साथ विश्वासघात कर दिया था रणमल और रत्तीपाल ने, इस वजह से उसको हार मिली थी। किसने? रणमल और रत्तीपाल ने उसके साथ विश्वासघात किया था। हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता है जोधराज। सेम हमीर रासो नाम का ग्रंथ सारंगधर ने भी लिखा था, इसलिए 2 कवि इसके होते हैं, सारंगधर भी है, जोधराज।
पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता है। वह प्रधानमंत्री कौन थे? तो केमास या कंदमदास। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये बहुत खास है। देखो, कर्नल जेम्स टॉड चौहानों को विदेशी मानता है। बिल्कुल, कर्नल जेम्स हो गया, वीएस स्मिथ हो गया, जेम्स क्रुक हो गया, ये विदेशी मानते हैं। और कौन से मानते हैं? कि सक्सेथियन है। हीराचंद ओझा सूर्यवंशी मानते हैं। बिल्कुल, ये भी मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर ये कहते हैं कि चौहान ब्राह्मण वंश से थे। बिल्कुल, और इतना और कहते हैं कि एक गोत्र आता है ब्राह्मणों के, वत्स गोत्र, उसका थे। तो तीनों तो सही है। पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया। भाई गलत है। पृथ्वीराज चौहान तो एक ही बात कहता है, अग्नि से आए थे। अग्निकुंड से, कि आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया और यज्ञ से 4 जातियां उत्पन्न, उसमें एक चौहान भी है। चंद्रवंशी तो कौन बताता है? एक तो हांसी अभिलेख और एक अचलेश्वर अभिलेख है ना, वो मुख्य चंद्रवंशी बताते हैं। तो असत्य ये हो गया। कितना इंपॉर्टेंट है देखो। रणथंभौर में चौहान वंश की शुरुआत किसने की थी? तो रणथंभौर में चौहान वंश की जो शुरुआत की थी वो गोविंद राज चौहान ने की थी 1194 में। ये वही गोविंद राज चौहान है जिसके पिता पृथ्वीराज चौहान थे। लेकिन रणथंभौर का सबसे ताकतवर जो शासक है वो हमीर देव चौहान था। और रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में इसके बारे में कहा जाता है, अबुल फजल ये कहता है कि राजस्थान के बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तर बंद है। हांसी व अचलेश्वर अभिलेख में अजमेर के चौहानों को क्या बताया गया है? एक तो हांसी अभिलेख और एक अचलेश्वर अभिलेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। बार बार कह रहा हूं, चंद्रवंशी विदेशी स्मिथ, कर्नल जेम्स टॉड और क्रुक ने बताया है। सूर्यवंशी हमीर महाकाव्य ग्रंथ में, इसके अलावा हमीर रासो ग्रंथ में, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में और हरिकेली नाटक में सूर्यवंशी बताया। अग्निवंशीय चंद्रबरदानी बताया, जिसका जो यानी कह सकते हैं कि समर्थन करते हैं वो गुणोत्तनेसी करता है और सूर्यमल मिश्रण करता है। चौहान वंश के किस शासक को नागभट्ट द्वितीय के दरबार में वीर की उपाधि प्राप्त थी? चौहान वंश का कौन सा शासक था जिसे नागभट्ट द्वितीय के दरबार में वीर गति की प्राप्ति थी? तो वो था कुवक। ये कुवक प्रथम वही शासक था जिसने हर्षनाथ मंदिर के का निर्माण करवाया था। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, अजय राज ने अजमेर शहर की स्थापना कब की? तो 1113 में स्थापना की थी। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किस इतिहासकार ने कहा? जो तारागढ़ दुर्ग है उसको राजस्थान का जिब्राल्टर है, वो किसने कहा? तो विशप हेबर ने कहा। क्या किसने कहा? विशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर की संज्ञा दी थी। चंद्रबरदाई का जन्म 1148 में कहां हुआ? तो चंद्रबरदाई का जन्म 1148 में लाहौर में हुआ था, जिसका दूसरा नाम पृथ्वी भट्ट था। आला और उद्दल का संबंध किस युद्ध से था? आला और उद्दल का नाम सुना है आपने? तो ये महोबा के युद्ध 1182 में त्राइन के पृथ्वीराज चौहान तृतीय से युद्ध करते हुए परमर्दी देव की ओर से मारे जाते हैं। मगर्भ, भैरव यंत्र, डिकुलिया, मरकटी यंत्र, ये सब पत्थर बरसाने वाले यंत्रों का संबंध किस दुर्ग से है? देखो, रणथंभौर दुर्ग में हमीर देव चौहान था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया था तो अपनी सुरक्षा के लिए इसने मगर्भ, भैरव यंत्र और डिकुलिया, मरकटी नाम के यंत्र थे जो पत्थर बरसाने वाले थे, पत्थर फेंके जाते थे, इनसे ये यंत्र थे। तो इनका संबंध किससे था? रणथंभौर दुर्ग से। हार से निराश होकर जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये लोमड़ी वाली बात है कि अंगूर खट्टे हैं, प्राप्त नहीं हुई। तो जलालुद्दीन खिलजी ने बार बार रणथंभौर पर आक्रमण किया, कभी उसके कुंजी जैन दुर्ग पर आक्रमण किया, कभी सफल नहीं हो पाया। इसलिए उसने निराश होकर कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो किसके लिए? रणथंभौर। 1299 में हिंदू घाटवाटी युद्ध में हमीर का कौन सा सेनापति मारा गया? ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 1299 में हिंदू घाटवाटी युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ कि जो हमीर था उसकी तरफ से भीम सिंह और धर्म सिंह ने भाग लिया, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से उलुग खान ने और नुसरत खान ने भाग लिया। इन दोनों ने भाग लिया। अब दोनों में आपस में झड़पें हुई, युद्ध हुआ। तो हमीर का तो भीम सिंह मारा गया और अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत खान मारा गया। अभी आपने कॉलेज लेक्चरर 22 सितंबर 2021 का अगर कोई पेपर देखा है तो उसमें क्वेश्चन आया था, अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमीर पर आक्रमण किया तो उसका कौन सा सेनापति मारा गया? नुसरत खान मारा गया। उल्लू तो उड़ गया, बस इतना ध्यान रखना, उल्लू उड़ गया, नुसरत खान मारा गया। इधर से भीम सिंह मारा गया, अट्टा सट्टा हो गया, एक एक दोनों मर गए।
तो किसको भीम सिंह मारा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पे पहली बार, आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, बेल आइकन का घंटा दबाएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें आपके पीटीआई सेकंड ग्रेड राजस्थान पुलिस वीडियो, जिसकी राजस्थान के संदर्भ में एग्जाम तैयारी करें। क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करोगे, जितना वीडियो ज्यादा अपना चलेगा उस हिसाब से वीडियो दिए जाते हैं यूट्यूब पे, ध्यान रखना। अब अगर अच्छे तरीके से आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, सपोर्ट करोगे, तो इस संडे को आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें आपको मेवाड़ वंश, और मेवाड़ वंश में वो शासक जो दिल्ली सल्तनत से संबंध रखते हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश से संबंध रखते हैं, उनको दूंगा। यानी कहने का मतलब अगला टॉपिक आपका मेवाड़ वंश है, पढ़ लेना। संडे के दिन इसी 8 बजे आपको फिर वीडियो तैयार मिलेगा। हो सकता है पहले मिले, लेकिन मेवाड़ वंश आप पढ़ लेना। कहां तक? लगभग महाराणा प्रताप तक आप पढ़ लेना। कहां तक? महाराणा प्रताप तक आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा। और सारे विद्यार्थी, और जो विद्यार्थी अभी राजस्थान पुलिस की और वीडियो की तैयारी करें, उसके लिए मैं स्पेशल बता देता हूं। स्पेशल हमारी 2020 और 2021 की राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक भी उपलब्ध है। राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, ठीक है, स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स। और कहां तक मिलेगा? नवंबर 2021 तक मिलेगा। प्रिंट निकाल सकते हो आप। उसमें नए मंत्री बने हैं, ओलंपिक का मामला है, फ्लैगशिप योजना है, जितना भी डाटा है ना आपको मिलेगा, प्रिंट निकाल सकते हो। इसके लिए आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है, पे करो और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। तो बहुत ही खास है। और राजस्थान करंट अफेयर जहां भी आ गया ना, जिस भी एग्जाम में, आपका एक क्वेश्चन ही बाहर नहीं जाएगा, ये श्योर है। तो आप निश्चित तौर पे इसे अच्छे तरीके से पढ़िए। अगला, अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? याद रखना, रणथंबोर के बारे में। अब अमीर खुसरो ने रणथंबोर के बारे में एक पहले बात और कही थी, जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया था और अमीर के 2 सेनापति रणमल और रतिपाल ने जब विश्वासघात किया तो दुर्ग के अंदर अन्न जल की कमी आ गई। अमीर खुसरो ने कहा कि दुर्ग में ऐसी स्थिति होगी कि 2 सोने के दानों के बदले एक अनाज का दाना नसीब नहीं हो रहा था, ऐसी कंडीशन आ गई थी। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने 11 जुलाई 1301 को इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। क्योंकि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। आंखों देखा हाल सुनाता था, वो सारी कहानी उसको बयान करता था। तो रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा। विजयादित्य किस शासक का दरबारी कवि था? तो हमीर देव चौहान का दरबारी कवि था विजयादित्य। और हमीर देव चौहान का जो गुरु था वो राघव देव था। कौन था? राघव देव था। तो हमीर देव चौहान जो 1282 में गद्दी पर बैठते हैं और 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण हार जाते हैं और अपना जीवन दांव पे लगाते हैं। जीवन में 17 युद्ध लड़े इन्होंने, 16 में जीता था। ये 16 में जीता था। शरणागतों का रक्षक और हमीर हट और रणथंबोर दुर्ग के बारे में इतनी ऐतिहासिक घटना है, अमीर की आन बान शान का प्रतीक है दुर्ग। अगला देखिए, राय पिथौरा और दल पुंगल की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? बहुत ही शानदार उपाधि और निश्चित तौर पे पेपर में बार बार आती है। राय पिथौरा, राय पिथौरा का मतलब है युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। दल पुंगल का मतलब है विश्व विजेता। उसे वो किसको कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। पृथ्वी भट्ट का संबंध किससे है? तो पृथ्वी भट्ट किसको कहते हैं? चंद्र बरदाई को कहते हैं पृथ्वी भट्ट। आशाधर और जयानक ये भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। पद्मनाभ जिन्होंने कन्नड़ देव प्रबंध ग्रंथ लिखा। प्रतिहार शासक वत्सराज की ओर से त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेने वाले चौहान शासक कौन थे? आपको ये पता होगा कि हर्षवर्धन एक बहुत बड़ा शासक आया था जिसकी मृत्यु 647 में हुई थी। ये कन्नौज का शासक था। और कन्नौज जैसे इसकी मृत्यु हुई तो 3 बड़े राज्य, इधर बंगाल के पाल, मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार और महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट, तीनों के बीच कन्नौज का संघर्ष चलता है। 100 वर्षीय युद्ध होता है। उसमें अपने गुर्जर प्रतिहार का वत्सराज शुरुआत करता है। तो वत्सराज जब युद्ध लड़ता है तो उसके साथ हमारा चौहान शासक कौन जाता है? दुर्बल राज जाता है। तो ये आपके 92 क्वेश्चन हो गए भाई। चौहानों से मैंने लगभग क्वेश्चन ले लिए, जो रह गया उसको मैंने तथ्य के साथ बयां कर दिया। इस प्रकार ही आपको टॉपिक मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं आगे भी आपको हिस्ट्री के, पहले मैंने हिस्ट्री स्टार्ट किया उसके बाद में कल्चर, इस प्रकार एक साथ दूंगा। जैसे चौहान सारे दे दिए, अब आपको मैं कोशिश करूंगा मेवाड़ पूरा दूंगा और वो क्वेश्चन दूंगा जो पेपर में आते हैं। क्लासें थोड़ी घंटे से ऊपर बड़ी होगी लेकिन क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा बस। और जो मैं तथ्य बता रहा हूं वो जरूर पढ़ने आप। सुबह करंट की क्लास आती है 7:15। वीडियो राजस्थान पुलिस के जो विद्यार्थी हैं, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना।
उसमें आपको कोर्स उपलब्ध है राजस्थान पुलिस का भी और वीडियो का टेस्ट सीरीज है स्पेशल। देखो कोर्स वगैरह कुछ नहीं है, टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन कर लो वीडियो के और उनके। और जो स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था टॉप 100 के उनको हमने फ्री दे दिया, बाकियों के लिए 50%, 75% और 25% छूट के साथ वहां पे कूपन कोड उपलब्ध है, आप उन्हें देख लें। तो निश्चित आपको कामयाबी मिलेगी, बस आप लगातार पढ़ते रहना, अध्ययन करते रहना और साथ जुड़े रहना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।